और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। पूरी दुनिया इस वक्त युवाओं की तरफ देख रही है और ख़ासकर मध्य प्रदेश में युवाओं के क्या हाल हैं और मध्य प्रदेश सरकार की क्या नीतियां हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। सेशन 2 की शुरुआत करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजेंद्र पांडे। आगे बढ़ाएंगे सेशन को। ओवर टू यू विजेंद्र पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। और जैसा आपने कहा कि भारत युवाओं का देश है, वही हाल मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, यानी 15 से 29 साल की उम्र वाले युवाओं की है। और जाहिर सी बात है, ये मध्य प्रदेश और देश का भविष्य का मानव संसाधन है। लिहाजा IBC 24 का जनसंवाद जो कि आज बुंदेलखंड में छतरपुर में मौजूद है, आज हम इस दूसरे सत्र में युवाओं की बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश की 1/4 आबादी से ज़्यादा का हिस्सा रखते हैं। मेरे साथ इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा कि मेरे साथ DK करोसिया साहब हैं जो कि प्राचार्य हैं शासकीय ITI छतरपुर में, और साथ ही साथ मेरे साथ राहुल जोशी जी हैं जो कि मेंटोर हैं और साथ साथ कौशल विकास समन्वयक भी हैं। तो इस सत्र की शुरुआत करते हुए दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। चाहूँगा कि तालियां बजाकर आप इन खास मेहमानों का स्वागत करें। और हमारे साथ बड़ी संख्या में युवा भी जुड़े हैं, युवा हैं, युवतियां हैं जो अपने सवाल भी इस मामले पर रख सकते हैं। सबसे पहले करोसिया साहब, आपसे ही मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार युवा नीति 2023 लेकर आई है। 23 मार्च 2023 वो दिन याद आता है जब युवा महापंचायत मध्य प्रदेश की राजधानी में हुई और इस युवा नीति को लेकर आया गया। ऐसे में कितना असर ये युवाओं के लिहाज से परिवर्तन ला पाएगी मध्य प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम सीखो कमाओ योजना की बात करते हैं? नमस्कार सर। युवा नीति के अंतर्गत कौशल विकास के मामले में मैं सबसे पहले थोड़ा सा समझाना चाहूँगा सर कि पहले कौशल विकास का जो काम था ये सिर्फ ITI के जुम्मे था, और जब नई शिक्षा नीति आई तो कौशल विकास को शिक्षा के साथ जोड़ा गया। और जब हम सिर्फ कौशल विकास पे काम करते थे तो एक छोटा सा टारगेट हम अचीव कर पाते थे, जबकि यूथ हमारे सामने बहुत ज़्यादा था, हम उसके हाथ में कौशल नहीं पहुंचा पाते थे। और आज की स्थिति में कि जब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें कौशल विकास का सिखाने का दायरा बढ़ा दिया उन्होंने। अभी हम क्या करते थे कि हमारे यहाँ 10th बाद बच्चा आता था, हम उसको ट्रेन करते थे, फिर वो ट्रेनिंग करता था, फिर प्लेस होता था। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो योजना प्रस्तुत करी है, इसमें युवा ख़ास तौर पे ऑन जॉब ट्रेनिंग करेगा इंडस्ट्री के अंदर, और उसमें उसको 75% जो स्टाइफंड है वो मिलेगा और 25% स्टाइफंड कंपनी देगी। कंपनी ज़्यादा भी दे सकती है। अभी हमारे यहाँ सिर्फ ये व्यवस्था थी कि कुछ कैटेगरी के बच्चों के लिए हम छात्रवृत्ति दे देते, बच्चे मोटिवेट नहीं हो पाते थे, कुछ बच्चे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते थे, नहीं ले पाते थे एडमिशन फ़ीस के कारण से। लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोई भी बच्चा अपने अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार जॉब सेलेक्ट कर सकता है, कंपनी सेलेक्ट कर सकता है, ज़िले में, स्टेट में, और स्टेट के बाहर ये व्यवस्था है। और अभी हम अकेले काम कर रहे थे, अब हमारे साथ में इंडस्ट्री भी काम कर रही है, साथ में उनके पंजीयन स्टार्ट होने वाले इंडस्ट्री के बाद हम युवाओं के पंजीयन करेंगे। और निश्चित ही बहुत बड़ी तादाद में युवाओं को कौशल विकास होगा युवाओं का। तो हम कहें कि एक तीर से 2 निशाने भी सरकार ने कहीं ना कहीं किए हैं, या 2 समस्याओं का समाधान इस योजना के ज़रिए हुआ है। क्योंकि जब बात की जाती है तो मध्य प्रदेश में एक कंसर्न संबंधित उद्योगपतियों का था कि उन्हें ट्रेंड लेबर मिले, अच्छे कर्मचारी मिले, और दूसरी तरफ ट्रेनिंग भी मिल जाए युवाओं को और साथ में स्टाइपेंड भी मिल जाए। तो 2 समस्याओं का समाधान, एक तीर से 2 निशाना, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल होना चाहिए, युवा पीछे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये योजना अगर हमारे युवा बहुत अच्छे से समझ लें तो उनका एक काम बिल्कुल हल हो सकता है। अभी हम क्या सोचते हैं, हमने पढ़ लिया है, हमने एजुकेशन ले लिया, हम BA हो गए, MA हो गए, अब हमें जॉब चाहिए है। अब आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप जाएंगे, सीखेंगे, कमाएंगे, और ये टेंशन आपका ख़त्म कि हमें रोज़गार चाहिए, और ट्रेंड हो जाएंगे। और जब आप ट्रेंड हो जाएंगे
उसके बाद में आप रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपना खुद का व्यवसाय भी आरंभ कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में कौशल है। और मेरा अपना मानना है सर, मेरा अनुभव है कि यदि किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना है या उसका आत्मनिर्भर करना है उसको, तो उसका कौशल विकास कर दिया जाए। बेशक, यदि आपके हाथ में हुनर है तो आप कम से कम बेरोज़गार तो कभी नहीं रह सकते। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में ये यूएसपी भी है कि इसके ज़रिए आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं और हुनरमंद होकर आगे या तो खुद का व्यवसाय कर सकते हैं या कोई नौकरी कर सकते हैं। राहुल जोशी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जैसे मैंने बताया कि मेंटोर हैं और कौशल विकास समन्वयक भी हैं। युवाओं के लिए आपसे मैं जानना चाहूँगा कि स्वरोजगार अपनाना या ट्रेंड होना, इस योजना से क्या परिवर्तन आएगा? इन योजनाओं से मैं बताना चाहूँगा कि जो परिवर्तन आए हैं उसमें एक ये है कि मानसिकता में एक प्रकार से परिवर्तन सामने आया है, देखने को आया है कि जिस प्रकार से पहले सिर्फ यह सोचा जाता था कि हम पढ़ा लिखा कर एक नौकरी दिलवा सकते हैं, तो आज हमारा युवा जो है वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, अपना रोजगार स्वयं शुरू करने के लिए भी सोच रहा है। कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप डेवलप करने की आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है और ख़ास करके एमपी में ये जो युवा पॉलिसी आई है इसके तहत ये एक कोर डायमेंशन है जिसे कवर किया गया था कि युवाओं को हम इस प्रकार से कैसे आगे लाएं कि वह सिर्फ एक नौकर ना बन सकें और वो अपने आप के लीडर बने, दूसरों को नौकरी दे सकें और मध्य प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने में कामयाब हो सकें। जी, आप राहुल जी मेंटोर भी हैं, बड़ी संख्या में हम कहें कि देश प्रदेश के खासतौर पर युवा आपको इस वक्त सुन पा रहे हैं, उनको आप क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए, एक मध्य प्रदेश के अगर युवा की बात करते हैं उसे क्या करना है ये भी बताएं। इसके लिए काफ़ी सरल सा एक मध्य प्रदेश सरकार ने मैकेनिज़्म डिवाइस किया है। इसमें उन्होंने यूथ पोर्टल बनाया है और सीखो कमाओ योजना के लिए स्पेशली उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट पर युवा जो हैं, जो जॉब चाहते हैं या फिर इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं तो वो इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही जो कंपनीज़ हैं वो भी उस पोर्टल पर अवेलेबल होंगी। तो दोनों डिमांड और सप्लाई को एक पोर्टल पर लाकर दोनों को मैच किया जाएगा, जहां पर जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वह उद्योग उस प्रकार से रिक्रूट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। और स्टूडेंट्स को इसमें कोई एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और हर टाइम उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। तो युवाओं को केंद्र में रखकर सरकार ये लगातार काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बेरोज़गारी या पलायन एक बड़ी समस्या यहाँ पर हमेशा से रही है, एक परंपरागत समस्याओं में शुमार होती थी, इससे क्या बदलाव है बुंदेलखंड में या क्या अपेक्षित है? पलायन माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है बुंदेलखंड में, साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश और में कई दूसरे राज्यों में जहाँ इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी वहाँ पर ये प्रॉब्लम काफ़ी देखा गया है। पर जो युवा नीति आई है और कौशल कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना है और इसके अलावा जो योजनाएं स्टार्टअप्स के लिए हमने शुरू की हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उन योजनाओं के थ्रू आप देखेंगे कि माइग्रेशन अब जो है वो लेबर के रूप में नहीं हो रहा है। पहले लोग दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, माइग्रेट करते थे और उसमें काफ़ी कम उन्हें दिन की आय हुआ करती थी, लेकिन अभी जो वो माइग्रेट कर रहे हैं अगर, तो वो माइग्रेशन उनका हायर लेवल जॉब के लिए हो रहा है। जो वोकेशनल ट्रेड्स के थ्रू अगर कोई इलेक्ट्रीशियन या फिटर बनता है और बाहर जाके नौकरी करता है उसे बेशक एक बेहतर आमदनी मिलती है, और जो उससे हायर एजुकेशन करके जा रहे हैं तो इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं, जैसे कि आप बाहर पढ़ने जाते हैं अगर तो भी आपको जॉब के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा और एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही अभी सीखो कमाओ योजना के थ्रू काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड दिया जा रहा है ताकि आप पढ़ते पढ़ते सीख जाएं किसी हुनर को और आपको बाद में नौकरी के लिए दर दर भटकना ना पड़े। करोसिया साहब, इधर आपसे हम मुखातिब होते हैं कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ छात्रों के लिए इनोवेशन का एक 100 करोड़ का फंड भी युवा नीति में प्रोविज़न किया गया है और इसके ज़रिए छात्रों से संबंधित जो योजना है, उनकी हितकारी योजना, उनका एग्जीक्यूशन होना है। इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाना है? ये जो अभी इनिशियल स्टेज पे 1 लाख बच्चों को इस योजना का लाभ देने के लिए बोला गया है, तो ये तो सिर्फ लक्ष्य है, हम लक्ष्य के ऊपर भी जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। बच्चे अधिक से, जब पहली बार हम मोटिवेट करते थे भाई हमारे ITI में आओ, काम करो, हम आपको स्टाइपेंड देंगे, अब ये बात नहीं रही। अब बच्चे खुद इंटरेस्ट है, उनके रुचि के अनुसार जॉब उस पोर्टल पर तलाशेंगे
उस कंपनी में जाएंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे, तो इसका लाभ मिलेगा बच्चों को और उस जो फंड है उसका सही यूटिलाइज होगा। इतनी बात तो है कि कौशल को लेकर जितना काम सरकारों ने किया है या प्राथमिकता में रखा है, लोगों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया है, उसके बाद से ITI को लेकर रुझान भी बढ़ा है। और इस योजना के बाद शासकीय ITI हो या निजी ITI हो, इन पर क्या स्थिति बन रही है? पहले मेरा अनुभव है कि पहले जब हम लोग एडमिशन देते थे बच्चों को, तो आखिरी में 80% के बाद हमको बड़ी मशक्क़त करना पड़ती थी कि बच्चे आएँ। बहुत हम लोग प्रचार प्रसार करते थे, उसके बाद भी 90% ही हम ITI की सीट भर पाते थे। उसका कारण ही यही था कि बच्चे को कुछ बेनिफिट नहीं था या छात्रवृत्ति नहीं थी या कुछ उनको इस टाइप की कोई सहायता नहीं थी। इस योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी बात है कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद उसको पैसे मिलना है, एक प्रकार का उसका अस्थायी जॉब है उन दिनों के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अभी हम क्या करते थे, सिर्फ ट्रेनिंग देते थे, कोई बेनिफिट नहीं था बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में। भाई कुछ कैटेगरी में था लेकिन सारे बच्चों को नहीं था। अब इस स्थिति में सारे बच्चों को स्टाइफंड के रूप में, कंपनी का जो मानदेय उसके रूप में मिलेगा। उससे बच्चे अपने आप, क्योंकि यूथ तो काम ढूंढ रहा है, उसको काम की आवश्यकता है, अभी हम प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे थे उनको, लेकिन सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म आया है और हमारे साथ में इंडस्ट्री काम भी कर रही हैं। अभी पोर्टल पे ज़िले छतरपुर में लगभग 380 इंडस्ट्री का हमारे पास में रजिस्ट्रेशन का आया है। इसके बाद और सर्वे होगा और इंडस्ट्री भी उसके साथ आएंगी, तो सीटें भी बढ़ेंगी और बच्चों को उसका लाभ भी मिलेगा, ये निश्चित है। इधर राहुल जी, स्टार्टअप्स को लेकर भी लगातार सरकार प्रमोट करने की बात करती आई है। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी यहाँ बनाए गए हैं। बुंदेलखंड की धरती, यूँ तो वीरों की जन्मभूमि कहा जाता है, लेकिन स्टार्टअप्स को किस तरह से यहाँ प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है? या एज अ मेंटोर आप तमाम उन छात्रों को, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? जी बेशक स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी जो स्कीम्स लाई गई हैं उसमें ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं हम एजुकेशन को और उसके बाद जो जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उनको कहीं लिंक नहीं कर पा रहे थे। तो अभी इन योजनाओं के अंतर्गत वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ सबको आपस में लिंक करा गया है, जिससे कि स्टार्टअप अगर आपको किसी तौर पर करना है तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पहले कहीं जाके देखना सीखना चाहें कि ये मैं इंडस्ट्री अगर शुरू करना चाह रहा हूँ तो उसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे हो जाए, उसके बाद मैं आगे कार्य कर सकूँ उसमें। तो एक ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है ताकि लिंकेजेस प्रोवाइड किए जा सकें। और फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे 50 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट जो है आपको लोन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है, उस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप अपने आप पर एक बर्डन ना समझें कि हाँ मैंने किसी प्रकार का बिज़नेस शुरू किया है तो मैं कहीं ना कहीं डूब जाऊंगा। आपको गवर्नमेंट इस फंड को प्रोवाइड कर रही है ताकि आप शुरू कर सकें। और ख़ास मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शुरू से एक एग्रीकल्चर स्टेट रहा है, तो एग्रीकल्चर में एग्रो स्टार्टअप्स को आगे लाने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है इसमें। तो वैसे ही हम कहें कि युवा अगर है तो वो ऊर्जा से ओतप्रोत होता है और इनोवेशन वो करता है, और अगर इस तरह के मंच मिले तो और बेहतर वो काम कर सकता है। मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में युवा भी इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने सहयोगियों से कि यदि कोई युवा इस युवा नीति को लेकर अपने सवाल रखना चाहें तो ज़रूर यहाँ हमारे पास एक्सपर्ट पैनल है, आप बात रख सकते हैं। कुछ युवतियाँ भी मुझे दिख रही हैं, युवतियों से मैं चाहूँगा कि वो बातचीत करें, अपने अनुभव शेयर करें, अपनी क्वेरी रखें। हेलो जी, थोड़ा आप ज़ोर से बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली वर्मा है। जैसा कि सर लोगों ने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं दी गई हैं, करो कमाओ योजना, उसके अंतर्गत युवाओं को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद कुछ उनका अमाउंट दिया जाता है, ट्रेनिंग के बाद कार्य करवाया जाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप योजना बनाई गई है। उसके अंतर्गत भारत के साथ साथ विश्व में भी हमको जॉब दी जाती है और उसका अमाउंट भी दिया जाता है। और जैसे सीएम द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं, स्वावलंबन योजना और स्वरोजगार योजना, इन योजनाओं से भी बहुत सारे युवाओं को लाभ मिलता है। और जैसे जी, तो आप छात्रा हैं,
तो एक छात्रा से हमने बात की, कुछ और छात्राओं से अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके जैसे जो तमाम छात्र हैं या छात्राएं हैं उन तक इस शासन की इस योजना की जानकारी पहुंची है क्या, और प्रचार प्रसार की दिशा में आप इस योजना के विषय में क्या कहना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून, दिस इज़ फलक निहाल सिद्दीकी। माय क्वेश्चन इज़ अबाउट जैसे जनरल वाले बच्चे होते हैं तो उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है जितनी जो जनरल वाले नहीं होते हैं उनको फैसिलिटी मिलती है। तो इस योजना के जनरल वालों को क्या फ़ायदा होगा, हम लोगों को क्या फ़ायदा, हम लोगों को कैसे सीट्स मिलेंगी, हम लोगों के ऊपर क्या रहेगा, तो मैं इस पर पूछना चाहूँगी। मंच पर मेरे साथ जो सहयोगी हैं उनसे, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। क्या यदि कोई वर्ग विशेष ये सोचता है कि उसे उतना आरक्षण दूसरे वर्ग के मुताबिक नहीं मिल रहा, लेकिन इस योजना में किस तरह से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, तमाम युवाओं को मध्य प्रदेश के ज़रूर बताइए। ये जो योजना है इसमें इसी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है कि बच्चे सीखेंगे और कमाएंगे भी। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि किसी विशेष वर्ग को हम मानदेय दें, किसी वर्ग को मानदेय नहीं दें। और इसी बेस पे मैंने अभी आपसे बोला है कि जो लक्ष्य है उसको हम पार करेंगे और इस योजना को हम सफल करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में युवा आयोग का भी गठन कर दिया गया है, आप लोग को यदि जानकारी हो शासन की ओर से, और युवा नीति भी जब लागू की गई तो तकरीबन 10,000 युवाओं के सुझाव जो थे वो लिए गए थे। तो ऐसे में अगर युवाओं को इंक्लूसिव करते हुए ये पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ युवाओं से मैं और चाहूँगा कि यहाँ पर इस मंच के ज़रिए बुंदेलखंड जनसंवाद में के ज़रिए आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। एक छात्रा हैं, आप बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका नामदेव है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग अपना घर परिवार छोड़कर बाहर रह रहे हैं यहाँ पढ़ाई के लिए, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करें? किससे, मतलब पुलिस वाली तो इतनी तुरंत वो अवेलेबल रहती नहीं है, तो किसे इन्फॉर्म करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए? ये कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है और उसके लिए एक सिस्टम पहले ही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ हमारे साथी हैं उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कुछ और युवाओं से हम सवाल ले लेते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग और हैं, कुछ युवाओं से। हेलो सर, जी, माय नेम इज़ आराध्या चतुर्वेदी। मैं एक बी फार्म की स्टूडेंट हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये योजना बनाई गई है तो आप जॉब के साथ ही ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो तो बेस्ट है, बट सर कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ गया है, तो सीट्स जितनी है उससे ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं और आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्टार्ट होने वाला है, तो ह्यूमन को मशीन से, रोबोट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो उसमें बेरोज़गारी बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो वही मुझे आपसे पूछना। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी मैं अपने गेस्ट से और एक्सपर्ट से ज़रूर लूँगा। लोगों को एक कंसर्न रहता है कि जिस तरह से एआई अलग अलग फील्ड्स में लगातार आ रहा है तो उससे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं कम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि बेहतर जो भविष्य की तकनीक है उसको अडॉप्ट किया जाए, उससे तालमेल बैठाया जाए, और ये जो चुनौतियाँ हैं इससे आज का युवा, बुंदेलखंड का युवा कैसे निपटे? देखिए, एआई कहीं ना कहीं जॉब अगर ले रहा है तो नई जॉब्स प्रोवाइड भी कर रहा है। तो जो सीखो कमाओ योजना है इसमें भी 45 से अधिक सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे जॉब्स प्रोवाइड की जा सकती हैं। और इसी के साथ जैसे ग्लोबल स्किल पार्क है, उसमें भी आपको नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। मतलब आप एआई से कहीं पीछे नहीं रह जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके थ्रू आपको जॉब मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है कि आप एआई जो है वो किसी का जॉब ले लेगा या घबराना नहीं है, खुद को अपग्रेड करना है, हुनरमंद करना है, और यदि कौशल आपके हाथ में होगा तो रोज़गार आपके साथ में होगा, आपके हाथ में होगा। इधर मध्य प्रदेश में जिस तरह से शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था, 5% सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। तमाम बुंदेलखंड के इलाकों से आने वाले युवाओं से हम बात कर रहे हैं। कोई यदि अगर फीडबैक इस बात को लेकर देना चाहे कि जहां शासकीय स्कूल से आने वाले छात्रों के लिए ये जो व्यवस्था शासन की ओर से की गई है, आप लोग किस तरह से लेते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में 5% जो सीटें हैं वो शासकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी? कुछ छात्रों से मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी बात करें। नाम बताएं आपका।
सर मेरा नाम अश्मिता गुप्ता है। सर मुझे पूछना था, जैसे हम कॉलेज के बाद सब कुछ सारे बच्चे अप्लाई करते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, हम कॉलेज के टाइम पे क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए? कुछ ऐसे कुछ है कि हम लोग कॉलेज के टाइम पे जॉब्स वगैरह कुछ ऐसी कर सकें, इंटर्नशिप टाइप की कॉलेज के टाइम पे ही अपने एक्स्ट्रा वर्कुलर में? जी, इंटर्नशिप तो ही ये इस योजना के ज़रिए हमारे साथ प्रिंसिपल हैं ITI छतरपुर के, ये मैं चाहूँगा कि जवाब छात्रा का। जी जी बोलिए। जब हम दो काम करते हैं तो दोनों काम बहुत अच्छे नहीं कर पाते हैं, और मेरा अपना कहना है कि या तो आप पहले अपना काम कर लें, ग्रेजुएट हो जाएं, या जनरल एजुकेशन में जो भी आप एजुकेशन लेना वो शायद कर लें, उसके बाद फिर आप इस योजना का लाभ लें, है ना। क्योंकि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप जाएं और सिर्फ अटेंडेंस डालें और फिर कॉलेज चले जाएं। इसमें आपको 8 घंटे काम करना है और 8 घंटे काम सीखना है, और जब आप काम सीख लेंगे उस समय आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रोज़गार कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और रोज़गार में हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम अपना रोज़गार के स्किल के अनुसार कितना मानदेय तय करेंगे, ये आपके ऊपर रहता है। कंपनी को मैन पावर चाहिए है और आपके पास में स्किल्ड है, तो ये बात तो बिल्कुल ख़त्म है कि आपको बेरोज़गार रहेंगे। आप स्वयं का व्यापार भी कर सकते हैं, स्वयं का रोज़गार भी कर सकते हो आप, और वेतनिक रोज़गार भी कर सकते हैं आप। तो दो काम तो आप नहीं करो, एक काम करिए आप, और पहले अपना स्किल्ड हाथ में ले लीजिए, उसके बाद आप अपना जो प्लान है आपका कि हमें ग्रेजुएशन करना है या और अदर जॉब्स भी तलाशना है, वो आप कर सकते हैं। मेरा अपना एक कहना लक्ष्य बनाइए और उसका पीछा कीजिए, और जब लक्ष्य के पीछे आप जाएंगे पूरी तन्मयता के साथ तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और फिर आपके लिए सीखो कमाओ योजना की तरह एक शासकीय योजना भी है, जिसमें आप कोई कौशल सीखते हुए भी स्टाइपेंड हासिल कर सकते हैं, कमाई का ज़रिया आपको मिलेगा। राहुल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि उद्यम क्रांति योजना भी मध्य प्रदेश में चल रही है। एक युवा मध्य प्रदेश का जो पढ़ाई करता है अपना, वो उद्यम क्रांति योजना का लाभ किस तरह से ले सकता है? उद्यम क्रांति के लिए भी वह अपने पोर्टल पर रजिस्टर करके, जैसे कि रोज़गार जनरेशन का पोर्टल है, उस पर आप रजिस्टर करेंगे और वहाँ से फिर आपका फॉर्म भराया जाएगा, जिसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जिसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि हम जो बिज़नेस व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसकी डिटेल दी जाएगी और फिर उस प्रकार से लोन अप्रूव कराया जाएगा बैंक के थ्रू। जब वह धनराशि आप पे मिलेगी उसके बाद आप उसमें अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट में 3% तक का वेवर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और वर्ग विशेष के लिए महिलाएं हैं तो महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, उसमें उन्हें एक एडिशनल परसेंटेज ऑफ सब्सिडी दी जाएगी। और जैसा कि अभी इंटर्नशिप वाला एक सवाल भी आया था, तो मैं उस पर भी एक बात कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि पूरे प्रदेश भर में जन सेवा मित्रों को चयनित किया गया है और गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए इंटर्नशिप्स के रूप में माध्यम से उन्हें जोड़ा गया है स्टूडेंट्स को। तो जो लोग इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है कि वो गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकें। जी, इंटर्नशिप भी वो लगातार कर सकते हैं। और हम इन तमाम योजनाओं की अगर हम बात करते हैं, और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन भी तमाम बैंक्स देते हैं, लेकिन स्वीकृति के जो प्रकरण थे बीते, अगर पुराने समय की बात की जाए तो लगातार उसको लेकर एक कंसर्न होता था कि उतने लोन सैंक्शन हो नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने कौशल विकास स्वरोजगार को केंद्र में रखा है, इसमें क्या बदलाव अभी आया है और क्या होना चाहिए, आपको क्या अपेक्षा है? देखिए, मैं ज़्यादा पुरानी बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उस ट्रेंड को मैं इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया था पहले, पर अभी मैंने कई बार देखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैंकिंग सेक्टर के जितने मुख्य अतिथि रहते हैं उनके साथ में जिला समन्वयक जो भी हैं वो लोग मीटिंग करते हैं, DLCC की बैठक कहा जाता है उसे, और उसमें बैंक के लोन क्यों नहीं पास हो रहे हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या नए प्रावधान किए जा सकते हैं, इन सब पे चर्चा होती है। और संबंधित सभी विभाग जो होते हैं उन्हें बिठाया जाता है और लोन्स जितने ज़्यादा अप्रूव हो सकें उसके लिए कार्य किया जाता है। और ये बैठकें आमतौर पर
एट मैक्स मतलब होती रहती हैं कई फ्रीक्वेंसी पे। जी, लगातार समीक्षा भी इसकी समय सीमा बैठकों में लगातार की जाती है। सर, मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहूँगा करोसिया साहब कि एक छात्र जो परंपरागत तरह से 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद BA BCom या BSc करना चाह रहा है, इसकी बजाय तकनीकी तौर पर कितना उसका ज़रूरी है कि वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से तकनीकी तौर पर स्वरोजगार को चुने? देखिए, अगर अपन रोज़गार की बात करें, जो BA BSc BCom के बाद जो रोज़गार प्राप्त होते हैं उनकी एक क्षेत्र निश्चित क्षेत्र है। लेकिन जब हम स्किल्ड की बात करते हैं, कौशल विकास की बात करते हैं, इसमें अपार क्षेत्र है। बहुत सारी इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं आपके साथ में, बहुत सारी इंडस्ट्रियों को आपकी ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है। उसमें अगर आप स्किल्ड हो गए तो आपको बहुत सारी कंपनियां, मान लो आपको लगता है कि हमें इस कंपनी में काम नहीं करना है, ये बाहर है कंपनी, तो आप ज़िले की, संभाग की, स्टेट की कंपनी चुन सकते हैं। अभी हमें ये था कि हमें रोज़गार लेना है तो हम वो इंतज़ार करते थे कि भाई कोई वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट की और हम जाएंगे, उसमें कंपटीशन देंगे, चुनी हुई नौकरियां आती थी। लेकिन जब हम स्किल्ड की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। जैसे सीखो कमाओ योजना में हमने आपको बताया कि 46 से ज़्यादा सेक्टर हैं और 800 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं उसमें। आप 800 से ज़्यादा कोर्सेज़ में आप अपना कोर्स चुन सकते हो रुचि के अनुसार, और 40 से ज़्यादा सेक्टर हैं उसमें, आप कर सकते हैं काम। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं कि मैंने खुद पाया है, अनुभव किया है कि जब शादियाँ होती हैं तो हमारे समाज के अंदर या देश के अंदर, ज़िले के अंदर हमें ब्यूटिशियन की कमी महसूस होती है, क्योंकि एक ब्यूटिशियन, उसके बाद 10-10 शादियों के ऑर्डर हैं। छोटा सा एग्जाम्पल और है, बैंड भी नहीं मिलते हमको। तो ये सब स्किल्ड है। अगर आप कौशल विकास को अपनाते हैं, कौशल विकास स्किल्ड को आप अपनाते हैं तो आपको बहुत काम मिलेंगे। यानी परंपरागत रोजगार से कहीं ज़्यादा आप आर्थिक फ़ायदा भी फ़ायदा मिलेगा आपको। अभी अगर हम बात करते हैं तो कितने ट्रेड्स हैं जो यहाँ के युवाओं को दिए जा रहे हैं? संक्षेप में जवाब दीजिए, क्लोजिंग सेशन में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अप्रैल सेक्टर है। अब अप्रैल सेक्टर में जो ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जी, तो ये तमाम तरह के सेक्टर्स हैं जिसमें लगातार ट्रेनिंग जो है युवाओं को दी जा रही है। और हमने जाना कि तमाम योजनाओं का लाभ लेते हुए युवा सीख भी सकते हैं और कमा सकते हैं, एक बेहतर भविष्य का चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल इस सत्र में जो कि युवाओं पर आधारित था, इतना ही, लेकिन लगातार बुंदेलखंड की धरती से जनसंवाद हमारा लगातार जारी है। आप सभी का इस सत्र पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।